आज हम क्या बात करेंगे कि ये चुनाव अब चौथे चरण की तरफ जा रहा है। 3 दिन के बाद चौथे फेज की पोलिंग होने जा रही है। आपके बीच में भी बातें होती होंगी, इतना ठंडा चुनाव नहीं देखा, वाकई इतना ठंडा चुनाव नहीं देखा, कोई बज़ ही नहीं है इस इलेक्शन में। अब या तो चुनाव ये लंबे होते हैं, देश का चुनाव बड़ा लंबा होता है, उस वजह से। एक और वजह है इसकी, मुद्दे नहीं है, पार्टियों को, नेताओं को मुद्दे खोद खोद के लाने पड़ रहे हैं। वरना पहले राउंड में क्या बातें होती थी, याद कीजिए, राम और काम, राम मंदिर, राम लहर और नरेंद्र मोदी का काम। वोट पड़ा, 4% डाउन हो गया वोट, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया लोगों ने। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुद्दे खोजने शुरू किए गए। तो फिर आया उसके बाद राहुल गांधी का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, आपकी संपत्ति सब में समान तरीके से बांट देंगे। प्रधानमंत्री ने उठाया उसको, याद दिलाया 2006 का मनमोहन सिंह का बयान, मुसलमानों का पहला हक है देश की संपदा पर, उसको उससे जोड़ा और कहा कि आपका मंगलसूत्र तक ले लेंगे और उनके बीच में बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। वोटिंग थोड़ी सी उठ गई। और उसके बाद एंट्री होती है इसमें सैम पित्रोदा जी की, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी की। उन्होंने कहा इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, ये भी मुद्दा उठ गया। 2 चरण का चुनाव हो गया। तीसरे चरण में आते आते बात कहां पहुंच गई, बात आ गई वोट जिहाद की, वोट जिहाद। और आज क्या हो गया, आज जो खबर आई, ये देश में एक नया सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि मुसलमानों की आबादी 1950 से 2015 तक इतनी बढ़ चुकी है और हिंदुओं की आबादी इतनी घट गई है। तो जो इलेक्शन राम और काम से शुरू हुआ था, वो इलेक्शन अब शुद्ध हिंदू और मुसलमान पर आ गया। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो अब यही चलेगा क्या इस इलेक्शन में? अब वोट पड़ेंगे, देखिए कितना वोट बढ़ता है। पिछला तीसरे चरण में पॉइंट समथिंग का अंतर रह गया 2019 में और इस बार की वोटिंग में। मतलब वोटिंग धीरे धीरे उठ रही है, लेकिन चुनाव में कोई असल मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। राशिद साहब, आप क्या सुनते हैं लोगों से? देखिए, बात यह है कि जब कोई सरकार होती है और सरकार भी एक कामयाब सरकार, 10 साल में मतलब 5 साल बाद फिर उसको 5 साल का मौका मिला, उसके पास कहने को बहुत कुछ होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या कामयाबी हुई, अर्थव्यवस्था में क्या कामयाबी हुई, देश के जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कितने अच्छे हुए। लेकिन और मोदी की गारंटी, क्या आप मोदी की गारंटी सुन रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ, क्या आप मोदी की गारंटी की बात सुन रहे हैं? अब मोदी की गारंटी की बात, क्योंकि आपका जवाब ना में है, तो मोदी की गारंटी की बात नहीं हो रही है। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मोदी की गारंटी की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब वो चीज जम नहीं रही है। अब कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल जिसका इतना बड़ा तंत्र है, जितना इतना वोट परसेंटेज है, और उसकी बात तब भी नहीं जम रही है। 10 साल में एक शानदार परफॉर्मेंस की, वो परफॉर्मेंस की बात ही नहीं हो रही है और दूसरी बातें हो रही है, भावनात्मक मुद्दों की बात हो रही है। तो वो क्यों हो रही, गोल पोस्ट क्यों चेंज हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं बेचैनी है, जनता भी बेचैनी है, राजनीतिक रूप से मोदी जी के अंदर बेचैनी है, बिल्कुल बेचैनी है। और इस तरह से मुद्दे, मतलब आप मुद्दे कहें, मैं तो कहता गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। एग्जैक्टली, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। सही बात। अच्छा, दोनों तरफ से रिजर्वेशन कहां से मुद्दा आ गया देश इस चुनाव में? रिजर्वेशन का क्या मतलब जो राहुल गांधी ने कहा, कहीं इश्यू था ही नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, सरकार ने काम कर रहे हैं। सिमिलरली इधर से हिंदू मुसलमान जो शुरू हुआ, उसका कोई रेलेवेंस नहीं था। क्या देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी का अनुसरण करते हैं? ना, मैं तो आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से हो रहा है। आपने कहा काम की बात, मैंने दिन में भी ये बात कही थी, दिन के वाले प्रोग्राम में। 45 मिनट से 1 घंटे की स्पीच प्रधानमंत्री देते होंगे एक रैली के अंदर, तो उसमें क्या बोलते होंगे? उसमें वो काम भी बताते हैं, अपने ये कर दिया, घर बना दिया, टॉयलेट बना दिया, जल से नल से जल, सब कुछ बता दिया। उसके बाद जो वो लास्ट के 10 मिनट में जो बात होती है, हेडलाइन वो बनती है, चर्चा उसी की होती है। ऐसी मासूमियत पे आदमी को ना, आप बताइए, बात गलत है? नहीं, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो जानबूझ के कह रहे हैं, बिल्कुल, वो जानबूझ के कह रहे हैं, आई एग्री। और देखिए, आप कितनी जल्दी, कोई आदमी, आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनकी क्या कांग्रेस में हैसियत थी, क्या थी, कहीं कुछ बोले, पुराना बोले, कुछ बोले, और उसको लेकर के उस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। मतलब आप देखिए कि क्या स्तर क्या है भाई, देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और सोर्स कहां पर है, रेफरेंस पॉइंट कहां से आ रहे हैं, पुरानी बातें बोली जा रही है। क्या सलमान खुर्शीद की भतीजी ने कह दिया वोट जिहाद, ये क्या उनके स्तर का या उनके लेवल की बात है? सर, मैं भाई बराबर वालों से बात होती है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बातें नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, फैक्ट है। मैंने केवल इतना कहा, यही बातें चर्चा में आ रही हैं। इसका मतलब लोगों के अंदर बज़ क्रिएट करने के लिए इन्हीं चीजों का सहारा लिया जा रहा है, वरना काम, बाकी सब चीजें पीछे रह गए। आप जो कह रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं। इसीलिए मैंने इसको कहा ठंडा चुनाव। मुद्दे का आपने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मुद्दे उखाड़ के लाने पड़ रहे हैं कहीं से। अब ये क्या बता रहा है, लोगों में चुनाव को लेकर इंटरेस्ट नहीं क्या? बीजेपी के वोटर्स के हिसाब से सौरभ देखें तो उसमें उन लोगों को वो एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि बहुत आसानी से जीत रहे हैं।
अपोजिशन के हिसाब से देखिए तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो हार रहे हैं। बीजेपी अभी इस काम को क्यों कर रही है, इसमें कोई दो राय इतना नहीं। हिंदू मुसलमान क्यों कर रही है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बेचैनी है, और वो बेचैनी इस बात के लिए नहीं है कि सरकार बनानी है, वो बेचैनी इस बात के लिए कि हमें 400 का आंकड़ा छूना है, और वोटर्स के अंदर 300 वो को लेकर भी excitement- कोई बेचैनी नहीं है। एक दूर दूर तक नहीं। अच्छा, पिछले परफॉर्मेंस से आगे बीजेपी जाएगी। बीजेपी के हर एक रणनीतिकार को स्पेसिफिक वोट के हिसाब से पता है, बूथ के हिसाब से। हर एक वोटिंग चरण के वोटिंग के बाद 5-5 एग्जिट पोल का फीडबैक बीजेपी खुद ले रही है, सीट वाइज, बूथ वाइज, हर एक चरण के और वो phase क्या के कह बाद। रही है रिपोर्ट? वो एकदम से है कि पिछली बार मान लो यूपी का उदाहरण मैं आपको दूं। पहले फेज में जब यूपी का चुनाव हुआ तो नैरेटिव क्या बनाया गया, बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब। 2019 में बीजेपी उन 8 सीटों में से 3 सीटों पे जीती थी। इस बार 5 पे क्लियर कट जीत है, 6ठी पे फाइट है, 2 मुश्किल में है। तो सीटें बढ़ अब रही इस हैं। फीडबैक के आधार पर सोचिए अब क्या होगा। दूसरे फेज में 8 की 8 बीजेपी का फीडबैक, तो वहां पर बेचैनी इस बात को लेकर बिल्कुल नहीं है कि हाँ आपको नंबर्स 310 लाना है, 315 लाना है। ये बेचैनी जरूर है कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने 370 बोल दिया बीजेपी के लिहाज से, और इंडिया के लिहाज से 400, तो बीजेपी का प्रधानमंत्री के बोलने के बाद आप समझ सकते हैं कि हर एक वर्कर के ऊपर कैसी जिम्मेदारी रहती है। दूसरी चीज़ की, जैसे कि आपने कहा कि पीएम अपनी स्पीच में वाकई हर चीज़ बोलते हैं, मसाला वो देते हैं जो कि हम लोग जिसे उठाना चाहते हैं। वो जानबूझ के देते हैं वो। दूसरी चीज़ कि जो उस चीज़ को ज़रूर जानना चाहिए कि जितनी स्कीम्स हैं सौरभ, जितने विस्तारक लगाए गए थे, उन विस्तारकों के ऊपर काम ही यही था कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है, जो कैंप कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, वो एकदम नीचे तक पहुंचाएं। और जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी तो उस बैठक में एक विस्तारकों की बैठक हुई पीएम मोदी के साथ। पीएम ने पूछना शुरू किया विस्तारकों से कि आप किस एरिया में थे, उन्होंने बताया इस एरिया में। आपने उस एरिया में किस किस योजना का जिक्र किया, उन्होंने बोला कि सर केंद्र सरकार की योजना का स्पेसिफिक बताइए। उसके बाद उस विस्तारक ने जैसे मान लीजिए बताया कुछ योजना, प्रधानमंत्री बताते थे कि आपके एरिया में इस योजना के लाभार्थी ज़्यादा है, पहले आपको इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, तो वो इतना स्पेसिफिक ग्राउंड वो तैयार इस कर चुनाव चुके के हैं, बीच में feedback चल रहा सब कुछ होगा। ऑलरेडी पहले से चला रहा है। और देखिए